बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है बेगूसराय। और इसी बेगूसराय में एक नाले के किनारे लगभग 3-4 दिन से एक शव सड़ रहा होता है, जिसकी दुर्गंध अब उस इलाके में फैल रही होती है। उसी इलाके से कुछ लोग, कुछ राहगीर जा रहे होते हैं तो इस दुर्गंध को महसूस करते हैं। उनको यही लगता है कि कोई जानवर मरा होगा जिसकी दुर्गंध इतनी भयानक आ रही है। बाकी तभी एक राहगीर की नजर उस शव पे पड़ती है। उसके नजदीक जाता है तो देखता है कि एक महिला का शव है। तुरंत वो पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है। पुलिस की एक टीम आती है और जब उस शव के नजदीक जाती है तो देखती है कि बड़ी ही बेरहमी से महिला की हत्या की गई है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है। बाकी उस महिला के बारे में कुछ पता नहीं चलता। बाकी जैसे ही इस डेड बॉडी का शिनाख्त होता है, वाकई चौंकाने वाली बात होती है। हैरान कर देने वाला मामला निकल के सामने आता है। तो आखिरकार ये महिला कौन थी और इतनी बेरहमी से इसकी हत्या कौन किया था? तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस कहानी को लेके आप लोगों के बीच रूबरू हुई हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली और बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घट जाती हैं जिनको सुनने के बाद, देखने के बाद दिमाग शून्य से हो जाता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इंसानियत अब शायद खत्म हो रही है, शायद ये घोर कलयुग का प्रकोप है। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, रोज की तरह सबसे यही गुजारिश है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि रोज आप लोगों तक एक नई कहानी लेके आऊं। तो आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना साथ ऐसे ही बनाए रहिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है बेगूसराय और इसी का एक छोटा सा गांव जहां का रहने वाला सलीम। पत्नी का नाम अनवरी होता है। इनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें बड़ी बेटी जीनत और बेटा आसिफ और सबसे छोटा बेटा फिरोज। छोटा सा परिवार होता है, सब कुछ अच्छा होता है। बाकी घर की सारी जिम्मेदारी अनवरी पे रहती है। अनवरी पे इसलिए रहती है कि जो सलीम रहता है वो अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए, अपने परिवार को सारी खुशी देने के लिए अपने घर से 7 समुंदर पार रहता, यानी सऊदी अरब रहता। वहां से कमाता, रुपए पैसे भेजता, जिससे कि परिवार की जिम्मेदारी, परिवार का भरण पोषण अच्छे से चलता और घर की सारी देखरेख अनवरी ही करती। घर के सामान लाना हो, घर का जो भी फैसला लेना हो, अनवरी ही लेती। सलीम साल भर पर 2 साल पर घर आता, अपने परिवार के साथ 1-2 महीने का वक्त गुजारता, फिर वो सऊदीया चला जाता अपने परिवार के चलते। कहते हैं कि इंसान अपने परिवार को संभालने के लिए सारी दुख तकलीफ उठाता है और अपने परिवार की थोड़ी सी मुस्कुराहट देख लेता है, अपनी परिवार की थोड़ा सा खुशी देख लेता, उतने में ही वो खुश हो लेता है। सलीम भी ऐसा ही व्यक्ति रहता है। अब सब कुछ अच्छा चलते रहता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, जो जीनत है वो जवानी के दहलीज पे कदम रखती है। अब अनवरी अपने पति से बात करती है कि जीनत के लिए कोई रिश्ता तलाशना चाहिए, समय से जीनत की शादी कर देनी चाहिए, जुग जमाना खराब है, कहीं ऊंच नीच हो जाए। अब इसमें सलीम भी कहता है कि तुम तो खुद समझदार हो, तुम तो एक ऐसी महिला हो कि पूरे घर की जिम्मेदारी चला रही हो, तो रिश्ते की तलाश तुम खुद ही करो, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है।
अब इधर अनवरी रिश्ते की तलाश में लग जाती है, वक्त गुजरते रहता है। अब एक नजदीक के ही रिश्ते में एक लड़का जिसका नाम फारूक होता है, फारूक खान। फारूक खान देखने में बेहद हैंडसम और साथ ही उसके एक कबाड़ी की दुकान रहती है। अब वो संपन्न रहता है। अनवरी सोचती है कि जीनत की शादी अगर जो फारूक से हो जाए तो फारूक का बिजनेस है, फारूक मेरी बेटी को छोड़ के दूर देश नहीं जाएगा। जिस तकलीफ का सामना मैं करती हूँ वो जीनत को नहीं सहना पड़ेगा। जीनत का पति प्यार के साथ साथ उसे सारी खुशियां अपने घर में ही देगा और अपने देश में ही रहेगा। अब यही सोच के फारूक को अपने बेटी जीनत के लिए पसंद करती है। जीनत देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। अब इस रिश्ते की बात चलने लगती है। जब फारूक आता है, जीनत को पहली नजर देखता है तो देखता ही रह जाता है कि ये तो लगता है कि परियों की रानी, हुस्न की परी है। अगर जो इससे मेरा निकाह होता है तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि फारूक की पत्नी की तरह हमारे इलाके में किसी की पत्नी नहीं होगी। अब इस रिश्ते के लिए लोग हावे भरते हैं। अब इस बात की सूचना वो अनवरी सलीम को देती है। अब सलीम भी अपनी छुट्टी लगाता है, पैसे रुपए का इंतजाम करता है और बेगूसराय आता है। इसके बाद अब जीनत की शादी की तैयारी होती है और जीनत का निकाह होता है। निकाह होके जब जीनत अपने ससुराल चली जाती है, इसके बाद सलीम भी कुछ वक्त अपनी पत्नी अनवरी के साथ गुजारता है, अपने बच्चों के साथ गुजारता है, 2 बेटे फिरोज और आसिफ। बाकी जैसे ही 1 से 1.5 महीने का वक्त गुजरता है, वह सलीम कहता है कि अब मुझे फिर से सऊदीया जाना होगा, शादी में बहुत सारे कर्ज हो गए और जब तक जाऊंगा नहीं, रुपए पैसे कमाऊंगा नहीं, तब तक ये कर्जदार दरवाजे पे आते रहेंगे। इनका कर्ज कब पूरा दिलाएगा, कब पैसा पूरा दे के छुट्टी होगा। अनवरी भी कहती है कि ठीक है। अब सलीम फिर से सऊदीया चला जाता है, वक्त गुजरने लगता है। बाकी अब जीनत के जाने के बाद कहीं ना कहीं अनवरी अपने आप को तन्हा महसूस करती थी, क्योंकि जीनत बड़ी बेटी थी, अपने माँ के साथ लगी रहती थी कामकाज में, सारे चीजों में जहां अनवरी जाती साथ साथ जीनत भी रहती। बाकी अब अनवरी को तन्हाई काटने को दौड़ने लगती। एक दिन अनवरी अपने बेटी के ससुराल यानी जीनत के ससुराल जाती और वहां 1 से 2 टाइम रहती। इसके बाद वो कहती है कि अब मुझे जाना होगा घर पे। साथ ही अपने दामाद फारूक खां को और जीनत को कहती है कि आप लोग दावत पे मेरे घर आओ। अब इसमें फारूक भी बड़ा खुश होता है, कहता है कि ठीक है, और अपनी माँ या सास दोनों बराबर ही होती। तो जीनत की माँ को माँ समझता है और उसके बात कही गई उसको सीरियसली तरीके से लेता है कि एक हमारी पत्नी की माँ वो बुला रही है तो हमें जाना चाहिए। अनवरी चली आती, इनके दावत की तैयारी में लग जाती। फारूक अगले ही दिन जीनत को लेकर अपने ससुराल पहुंचता है। जनवरी का महीना होता है, ठंड भयंकर होती है। अब अनवरी अपने हाथों से एक व्यंजन बनाती है, खाना बनाती है। इसके बाद सभी बैठ के इकट्ठे खाते हैं, जीनत, फारूक और साथ में आसिफ, फिरोज और अनवरी। जब सब लोग खा लेते हैं, इसके बाद एक ही जगह एक ही कंबल में बैठ के अब हंसी मजाक का दौर शुरू होता है, बातचीत शुरू हो जाती है। सामने बगल में फारूक बैठा, उसके बगल में जीनत बैठी है, उसके दोनों भाई छोटे छोटे बैठे, अनवरी भी बैठी। तभी अचानक से फारूक के जांग पे कोई हाथ समझ में आता है, तो उसको लगता है कि हमारी पत्नी जीनत ही हाथ रखी होगी। उसके हाथ को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उस हाथ को क्यों रोकता है, वो हाथ अब उसके अंगों की तरफ बढ़ रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ बढ़ रहा था। अब इस पे फारूक सोचता है कि आज हमारी पत्नी को हो क्या गया है, हमारी सास सामने बैठी है और ये ऐसी हरकतें कर रही है। बाकी जब उस हाथ को पकड़ता है तो उसे महसूस हो जाता है कि हाथ
हमारी पत्नी जीनत का नहीं, ये तो किसी और का हाथ लग रहा है। दरअसल ये हाथ अनवरी का रहता है। अब सकुचाते हुए फारूक भी अपनी सास के तरफ देखता है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रही। अब इस पे उस हाथ को तो हटाता है, पर वो हाथ दोबारा से उसके पास आता है। अब फारूक भी जवान लड़का, उसको समझने में देर नहीं लगती कि हमारी सास करना क्या चाहती है। अब इन बातों को इग्नोर करता है और इसके बाद कुछ देर के बाद जीनत और ये फारूक सोने चले जाते हैं। फिरोज और आसिफ भी सोने चले जाते हैं। बाकी ना ही इधर अनवरी को नींद लग रही थी और ना ही फारूक को नींद लग रही थी। बार बार उस हाथ के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार हमारी सास हमारे अंगों पे ऐसे हाथ क्यों फेर रही थी। अब फारूक अपने बिस्तर से उठ के आता है तो देखता है कि अनवरी बेचैन बिस्तर पे कभी इस करवट कभी उस करवट बदल रही है। उसके नजदीक जाता है और पूछता है कि आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी? अगर जो कोई परेशानी हो तो मैं चल के दवा दिलवा दूं। अब इस पे अनवरी कहती है कि हमारी परेशानी तो आपसे ही दूर हो सकती है, आप चाहो तो हमारी परेशानी को दूर कर दो। फारूक कहता है कि ये ठीक नहीं होगा, मैं आपके बेटी का शौहर हूं। इस पे अनवरी कहती है कि मैं कब मना कर रही हूं कि आप बेटी के शौहर नहीं हो, पर बेटी के साथ साथ मुझे भी थोड़ी सी खुशी दे सकते हो। अब जैसे ही ऐसा कहती है, फारूक भी अपनी सास की बात में आ जाता है और वो तुरंत अनवरी और ये फारूक एक कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं, एक गंदा कृत्य करते हैं जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। अब दोनों जब तक इनका जी नहीं भर जाता तब तक इस अनैतिक काम को करते। वक्त धीरे धीरे गुजरता है। जैसे ही भोर का समय होता है, फिर से फारूक आके अपनी पत्नी जीनत के पास सो जाता है। अब अगले दिन जीनत से कहता है कि घर चलना चाहिए। जीनत को लेकर चला जाता है इधर। अब अनवरी भी खुश है और अनवरी की खुशी को देख के जीनत भी बड़ी खुश होती है कि हम लोग के आने से माँ बड़ी खुश है। जीनत अपने ससुराल जाती है। बाकी अगले ही दिन जो फारूक है वो कहता है कि तुम्हारी माँ ने किसी काम से बुलाया है, आज मैं जा रहा हूं और हो सके तो आज मैं आऊंगा नहीं। तो कोई भी लड़की हो अगर जो उसके मायके की बात हो और मायके का काम उसका पति करना चाहता हो तो बेहद खुश होती है कि वो हमारे मायके वालों का सपोर्ट कर रहा है। अब इस पे जीनत भी कुछ नहीं कहती है। फारूक फिर जाता है और वो अनवरी के साथ पूरी रात गुजारता है, पूरा दिन गुजारता है। अब ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। बाकी 6 महीने के बाद अब ये जो अनवरी है कहती है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूं, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। जब ऐसा कहती है तो फारूक कहता है कि आप इसका गर्भपात करा दो। अगर जो ये बात किसी को पता चलेगी तो लोग हमारे रिश्ते को बदनाम कर देंगे, जिससे कि आपकी बेटी का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस पे जो अनवरी कहती है कि तुम्हारे ससुर जी यानी सलीम शादी के समय आए थे तो इसलिए वो भी शक नहीं करेंगे। उनको मैं बता चुकी हूं कि मैं गर्भवती हूं, मैं मां बनने वाली हूं। अब जब ये बात फारूक जानता है तो कहता है कि ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जैसी मर्जी। वक्त गुजरता है और वक्त के साथ अनवरी एक बेटी को जन्म देती है। यह सिलसिला ऐसे चलता रहता है। अब फारूक का आना जाना हमेशा लगा रहता है। बाकी जैसे ही बेटी को जन्म देती है, अनवरी अब अपने दामाद पे दबाव बनाने लगती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे निकाह कर लो। फिर फारूक कहता है कि आपकी बेटी जीनत का क्या होगा? कहती है उसे तलाक दे दो, वो तो अभी नई है, लड़की है, कहीं भी उसका निकाह हो जाएगा, पर मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती। इस पे फारूक कतराता है, जो कि जीनत से बेपनाह मोहब्बत करता था। जीनत देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। अब फारूक फैसला नहीं कर पा रहा था। फारूक सोचता है कि सारी फसाद की जड़ अनवरी है, तो क्यों ना इसको जड़ से ही खत्म कर दी जाए। एक दिन अनवरी से कहता है कि कुछ समय के बाद मैं जीनत को तलाक दे दूंगा, मैं चाहता हूं कि आज रात आपके साथ मैं गुजारूं। इसके बाद वो कुछ मिठाइयां लेता है, कुछ स्वीट्स लेता है और लेने के बाद वो सीधे
अपने ससुराल पहुंचता है, अनवरी के पास पहुंचता है। जैसे ही बच्चों को खिला पिला के अनवरी सुलाती है, इसके बाद फारूक के पास आती है। तो फारूक कहता है कि मैं आप के लिए कुछ मिठाई लेके आया हूँ, कुछ स्वीट्स लेके आया हूँ, इसके बाद आप खा लो, तब दोनों हम आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कार्यक्रम होगा, उसको किया जाएगा। अब अनवरी बड़ा खुश होते हुए मिठाई खाती है, और जैसे ही खाती है कुछ देर के बाद उसके शरीर में बेचैनी बढ़ने लगती है, हलचल बढ़ने लगती है, तड़पड़ाने लगती है, और बार बार पानी मांगती है, छटपटाती है, कहती है कि मेरी जान बचा लो। अब जो फारूक है उसके हाथ पैर को बांधता है और साथ ही उसके मुंह को भी बांधता है कि ताकि वो चिल्ला ना सके, और तब तक इंतजार करता रहता है कि जब तक वो छटपटा छटपटा के बेहोश नहीं हो जाती। जैसे ही बेहोश हो जाती उसका गला दबाता है, इसके बाद उसको मार मार के हाथ पैर को तोड़ता है, और जब जानता है कि अनवरी मर चुकी है, अब रात के अंधेरे में उसकी डेड बॉडी को उठाता है और ले जाके एक नाले के पास कुछ घास फूस, कुछ झाड़ी रहती है, उसमें फेंकता है, और फेंकने के बाद वो फिर घर वापस आता है, और सुबह जल्दी उठ के वो अपने सीधे घर चला जाता है। और जब घर चला जाता है, इसके बाद इसके ससुराल से एक खबर जाती है कि अनवरी का कुछ पता ही नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। इस पे अब जीनत और ये जो फारूक है आते हैं और देखते हैं कि बच्चे परेशान हैं। जो जीनत है अपने नजदीकी थाना में जाके अपनी माँ की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है, इधर उधर पता भी करती है, बाकी अनवरी का कुछ पता नहीं चलता। बाकी जैसे ही अब ये डेड बॉडी मिलती है अनवरी की, तो पुलिस थाने में पता किया जाता है कि आखिरकार कोई गुमशुदा महिला का रिपोर्ट तो नहीं है। तो पता चलता है कि ये अनवरी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट है। जीनत आती है, डेड बॉडी की शिनाख्त करती है। अब ये जब सारा मामला निकल के सामने आता है, तो अब फारूक को पकड़ा जाता है, क्योंकि उस रात फारूक अपने ससुराल में ही था। अब बिना किसी जोर जबरदस्ती के फारूक अपने सारे गुनाह को कबूलता है। कहता है कि दरअसल मैं इन दो रिश्तों में बिल्कुल पिस रहा था, और मैं शायद ऐसे हमेशा करते रहता, पर अनवरी मेरे पे दबाव बना रही थी, जबकि मैं जीनत को छोड़ना नहीं चाहता था, जीनत को तलाक देना नहीं चाहता था। तो इस कहानी में हवस के चलते एक जान तो चली गई, साथ ही एक पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। एक लड़का जो कि मजबूरी में इस गुनाह को किया, और इसके बाद वो जेल के सलाखों के पीछे चला गया। जिस पत्नी के लिए उसने ऐसा कदम उठाया, उस पत्नी से भी साथ छूट गया। तो इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने इलाके का, अपने जिले का, अपने कस्बे का नाम भी साझा किया करिए, ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम ले सकूं, और वो भी आपके इलाके के नाम के साथ। और दूसरी बात, किसी भी साथी का जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी हो, तो भी साझा किया करिए, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।